हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम है क्या? ठीक है, तो इकोसिस्टम द इंटररिलेशंस ऑफ बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब जैविक घटक तथा अजैविक घटकों का आपस में परस्पर संबंध ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। मतलब जैविक घटक जितने भी लिविंग, मतलब जितने भी पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, वो जैविक घटकों के अंतर्गत आएगा। और हवा, जल, मिट्टी और वातावरण या आर्द्रता, ये सब क्या आएंगे? अजैविक घटक। ठीक है, तो जैविक घटक और अजैविक घटकों का परस्पर संबंध ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब पारिस्थितिकी तंत्र को कई सारे भागों में डिवाइड किया गया है। इसके दो दो मुख्य घटक होते हैं, एक होता है अजैविक घटक और एक होता है जैविक घटक। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे जैविक घटक। किसके बारे में बात करेंगे? जैविक घटक। जैविक घटक क्या है कि जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, ये सभी लिविंग फेज में होते हैं। तो ये होते हैं हमारे जैविक घटक। को कई प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो हो गया आपका उत्पादक। उत्पादक, अब हम बात करेंगे उत्पादक क्या होते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है और ये सनलाइट की, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण कर लेते हैं और ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं खाद्य रूप में। तो ये क्या करते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इनको किसी किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, मतलब हरे पेड़ पौधे, और जो हरे पेड़ पौधे नहीं होते जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता है, वो उपभोक्ता के रूप में कार्य करेंगे। मतलब ये दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड रहेंगे और दूसरों से अपना भोजन का निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता का तात्पर्य है कि ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते हैं, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शाकाहारी। शाकाहारी जितने भी घास फूस, मतलब पेड़ पौधों को खाने वाले जीव जंतु होते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। ठीक है, गाय, भैंस, बकरी आदि। अब मांसाहारी की बात करते हैं, जो फ्रेश मीट खाते हैं, मतलब ताज़ा मांस खाने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। जैसे शेर हो गया, स्नेक हो गया, ठीक है, चीता हो गया, टाइगर हो, ये सब क्या होते हैं? मांसाहारी। अब बात करते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या होता है कि जो दोनों रूप में भोजन ले सकते हैं, शाकाहारी मतलब घास फूस या पेड़ पौधों को खाकर भी अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं और मांस को भी खाकर जीवन व्यापन कर सकते हैं, इसीलिए इनको सर्वाहारी कहा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल होंगे, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कौवा हो गया आदि, ये सब क्या होते हैं? सर्वाहारी। मतलब ये सभी फेज में ये जीवित रह सकते हैं। अब बात करते हैं अपघटक। अपघटक का मतलब होता है किसी बड़े बड़े जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उन्हें अपघटक कहा जाता है। ठीक है, तो अपघटक क्या होते हैं? डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का आपने देखा होगा कि जो है रोड किनारे या जंगलों में या खेतों में कहीं डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, तो कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर ये सॉइल में मिक्स हो जाती है, उनकी पूरी बॉडी। वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं आपके बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया। ठीक है, ये सारे जो है ये क्या करते हैं? अपघटन का काम करते हैं। अपघटन का मतलब बड़े बड़े जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर सॉइल में मिक्स कर देते हैं। और ये फर्टिलाइजर का भी काम करते हैं, क्योंकि जब सॉइल में ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी या उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये होते हैं अपघटक। अपघटक में आपके जो एग्जाम्पल होंगे, कवक। कवक पौधे होते हैं बट इनमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी अपघटक का काम करेंगे। हमारी जो चींटियां होती हैं,
कौवे होते हैं या गिद्ध होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अपघटक का कार्य करेंगे। जो छोटे छोटे जटिल अणुओं को, बड़े बड़े जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर सॉइल में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं परजीवी। परजीवी क्या होते हैं कि ऐसे जीव जंतु जो किसी जीवित कोशिका के संपर्क में रहकर प्रॉपर जो अपना जीवन व्यापन करते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है। अब ये जो परजीवी होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य परजीवी और एक होता है अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी क्या होते हैं और अंतः परजीवी क्या होता है? अंतः परजीवी मतलब शरीर के अंदर किसी भी जीवित कोशिका के अंदर रहकर जो न्यूट्रिशन टेक करते हैं, जो पोषण लेते रहते हैं, उन्हें अंतः परजीवी कहा जाता है। और एक होता है बाह्य परजीवी, जो शरीर के बाहर या कोशिकाओं के बाहर रह के संपर्क में रहकर जो न्यूट्रिशन या पोषण लेते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी के जो एग्जाम्पल होंगे, जो उदाहरण होंगे, वो होगा आपका मच्छर जैसे खून पीता है, जू हो गया, लीच हो गए, ये सब क्या होते हैं, बाह्य परजीवी। ठीक है, और अंतः परजीवी क्या होते हैं, जैसे टेप वॉर्म मतलब फीता कृमि, लीवर कृमि, तो ये सब क्या होते हैं, ये स्कैरस हो गया, हमारे शरीर के अंदर रहकर जो न्यूट्रिशन टेक करता है या पोषण लेता है, उसे हम अंतः परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक घटक। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण के जैविक संगठक का निर्माण तीन उपतंत्रों द्वारा होता है, एक होता है प्लांट, जीव और सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो प्लांट्स मतलब जितने भी हरे पेड़ पौधे हो गए, उनको उत्पादक कहते हैं। जीव जंतु ये उपभोक्ता कहलाते हैं, और सूक्ष्म जीव ये अपघटक का कार्य करेंगे। ठीक है, तो पादप जैविक संगठनों को में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पौधे ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। संरचना क्या होती है? मैंने अभी बताया कि जैविक घटक और अजैविक घटकों द्वारा इसकी संरचना का निर्माण होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक तथा अजैविक। जैविक घटक क्या होते हैं? मैंने अभी बताया ही है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित सभी जीव सम्मिलित हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जैविक जीवों की जनसंख्या के संगठन को जैविक समुदाय भी कहते हैं। स्वपोषियों को उत्पादक भी कहा जाता है। मैंने बताया कि पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो उत्पादक का काम करते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, और सभी दूसरे जीव जो अपने स्वयं का भोजन निर्मित करने के अयोग्य है, विषमपोषी कहलाते हैं, मतलब हेटेरोट्रोपस एंड ऑटोट्रोपस। स्वपोषी ऑटोट्रोपस और हेटेरोट्रोपस हो गया विषमपोषी। ठीक है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते। विषमपोषी दो प्रकार के होते हैं, एक होता उपभोक्ता तथा अपघटक। मैंने बताया कि उपभोक्ता क्या होते हैं और अपघटक क्या होता है। उपभोक्ता जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सके, दूसरे जीव जंतुओं पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं, उनको उपभोक्ता कहा जाता है। अपघटक, अपघटक में याद रखिएगा, अपघटक का मतलब होता है जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़कर उसका अपघटन करना। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल होगा बैक्टीरिया, वायरस और आपके फंगस। ठीक है, फिर इसके बाद है उत्पादक। उत्पादक सभी हरे पेड़ पौधे जो नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, ये कुछ जीवाणु अल्पप्लावी स्वपोषी जीव पादप प्लावक कहलाते हैं। इन सभी में पर्णहरिम होता है, जो भोजन के में निहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में होती है। यह ऊर्जा का रूपांतरण होती है, जो ऊर्जा उत्पादक पर्णहरिम की सहायता द्वारा अवशोषित होती है। इसलिए उत्पादकों को रूपांतरण तथा प्रवर्तक भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या होता है? ठीक है, अजैविक घटक किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटकों में प्रकाश, वर्षण, तापमान, आर्द्रता एवं जल, अक्षांश, ऊंचाई
उच्चावच आदि शामिल होते हैं। मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे हमारा इन्वायरमेंट हो गया, वातावरण हो गया, नमी हो गई, आर्द्रता हो गई, हमारी सॉइल हो गई, मिट्टी, ये सब क्या होते हैं, अजैविक घटक। बट इनका ये अजैविक तो होते हैं, बट ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डिपेंड होता है और हम इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये चाहे ऊर्जा के रूप में हो, चाहे वो रहने या हैबिट एंड हैबिटेट्स, पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस करने के लिए, ये हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसी जो है पर्यावरण के जो आवरण होता है, उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इन शॉर्ट में आपका पारिस्थितिक तंत्र की संरचना है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक घटक, अजैविक घटक। पारिस्थितिक तंत्र को जैविक घटक तथा अजैविक घटकों का परस्पर संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैविक घटक दो प्रकार से होता है, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जितने भी हरे पेड़ पौधे होंगे उन्हें स्वपोषी कहते हैं। परपोषी हेटेरोटॉपस, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन्हें परपोषी कहा जाता है। परपोषी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब मृत कार्बनिक पदार्थों को खाकर अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। परजीवी जो किसी जीवित कोशिका के संपर्क में रहकर न्यूट्रिशन टेक करते हैं, उन्हें परपोषी कहा जाता है। और प्राणी भोजी, प्राणी संभोजी का मतलब होता है जो छोटे छोटे प्राणियों को खाकर, जंतुओं को खाकर अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं, उन्हें प्राणी भोजी या होलोजोइक कहा जाता है। ठीक है, अजैविक घटक में आ गया आपका जलवायु तत्व। जितने भी क्लाइमेट चेंज होता है तो कहीं ना कहीं हमारे जीव जंतु हैं वो इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, और हमारी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जलवायु परिवर्तन होता है, और वो जलवायु जो है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी डिपेंड होता है। फिर एक कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ और ये जो क्रियाशीलता के आधार पर उत्पादक, क्रियाशीलता का मतलब कि हमारे जो जैविक घटक के क्रियाशीलता के आधार पर जीव जंतु को कई प्रकार से विभाजित किया गया था। एक तो हो गया आपका उत्पादक, प्रोड्यूसर, जो भोजन का निर्माण कर लेते हैं, उपभोक्ता, और अपघटक। अपघटक मैंने बताया ही है कि अपघटक जो होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों को खाकर अपना न्यूट्रिशन टेक करते हैं, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, उत्पादक। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं? एक होता है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ये मैं बता चुकी हूँ ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र और महत्व। क्या क्या क्षेत्र है और इसका महत्व क्या है? ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का जो क्षेत्र और महत्व के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले टेलर 1936 में ने पारिस्थितिक को परिभाषित करने के प्रयास में बहुत ही सही ढंग से बताया है कि पारिस्थितिकी के उस दायरे को यह कहकर कि पारिस्थितिकी तंत्रों के भी संबंधों सभी जीवों से उनके सभी वर्णों का विज्ञान है। पारिस्थितिकी कृषि, फसल रोटेशन, खरपतवार नियंत्रण, घास के मैदानों के प्रबंधन, क्षेत्रीय प्रबंधन, वानिकी, जैविकी सर्वेक्षण, कीट नियंत्रण, मत्स्य जीव विज्ञान और मिट्टी, वन्य जीव, वन, जल आपूर्ति, नदियों, झीलों जैसे जल निकायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तालाब एक पारिस्थितिकी तंत्र को एक जैविक समुदाय और इससे संबंधित अजैविक वातावरण से बना एक गतिशील इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। अक्सर एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर होने वाली गतिशील बातचीत कई और जटिल होती हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र में भी हमेशा अपने जैविक और अजैविक घटकों में परिवर्तन के दौर से गुजरे हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन पहले पारिस्थितिकी तंत्र के एक घटक की स्थिति में बदलाव के शुरू होते हैं, जो जो तब कैस्केड और कभी-कभी संबंधों के कारण अन्य घटकों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के अपने-अपने विभिन्न क्षेत्र हैं और कहीं न कहीं हमारा जो पर्यावरण है या जीव-जंतु हैं, वो कहीं न कहीं सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो आज ये पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमने आज पढ़ा। इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।